को प्रणाम। नारी जागरण की प्रथम नेत्री मदाम सन्यात सेन की जीवनी को हम समझेंगे। उनका क्या योगदान था समाज सेवा और देश की राष्ट्र की हित में। अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय से लौट रही एक चीनी कुमारी शुंगो चिंग लिंग ने जहाज में देखा कि एक नवयुवक चीनी बड़ा घबराया सा चढ़ा और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। जहाज रवाना हुआ तो उसने आसपास बैठे यात्रियों पर एक निगाह डाली और फिर इत्मीनान की सांस ली। अपने देश का निवासी कोई व्यक्ति विदेश में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अति आत्मीय परिजन मिल गया हो, भले ही उसे पहले कभी देखा न हो। शुंगो को भी ऐसा ही अनुभव हुआ और वह परिचय बढ़ाने के लिए आतुर हो गई। उसने पूछ ही लिया, आप क्या चीन में रहते हैं? नहीं, जापान, युवक ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। शरीर की बनावट और आकृतियां में चीनियों तथा जापानियों में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। शायद मति भ्रम हो गया है, ऐसा विचार शुंग के मन में आया, परंतु बोलने का ढंग तो ठीक चीनियों जैसा था। शायद कोई कारण होगा जिसकी वजह से युवक कुछ खुलकर कहना नहीं चाहता था। शुंग ने पूछा, आप कुछ घबराए से हैं? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है देवी जी, परंतु भगवान के लिए ज्यादा बात मत कीजिए, युवक ने कहा। पास ही बैठा एक व्यक्ति उन दोनों का यह संक्षिप्त वार्तालाप बड़े ध्यान से सुन रहा था। जापान के हवाई अड्डे पर वह युवक उतर गया और गौर से बातें सुन रहा वह व्यक्ति भी तेजी से उसी की ओर लपका। कुमारी शुंग भी उसी अड्डे पर उतर गई और चुपचाप यान में घटी घटनाओं पर विचार करते हुए गंतव्य स्थान की ओर चल दी। कई दिनों बाद फिर वह युवक दिखाई दिया और कुमारी चिंग ने उसे रोककर यान की घटनाएं स्मरण करवाई। उसने बताया कि वह चीन को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए इधर उधर प्रयत्न करता फिर रहा है। यहाँ भी पुलिस के जासूस उसे पकड़ने के लिए 24 घंटे पीछे पड़े रहते हैं और उस दिन अधिक इसलिए नहीं की क्योंकि पास बैठा व्यक्ति गौर से देख सुन रहा था। चीन की स्वतंत्रता सुनकर कुमारी चिंग का हृदय हर्ष से भर गया। अमेरिका में रहकर वह कई बार सोचा करती थी कि काश उसका देश आजाद हो सके। उसके लिए कोई प्रयत्न भी कर रहा है यह तो उसे पता ही नहीं था। कुमारी चिंग ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की और इस कार्य में स्वयं सहयोग देने की इच्छा प्रकट की। युवक ने अब अपना परिचय दिया, मुझे सन्यात सेन कहते हैं। डॉक्टर सन्यात सेन उन दिनों चीनी स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रयत्न करते हुए देश विदेशों में घूम रहे थे। कुमारी चिंग के रूप में उन्हें एक सहयोगी मिल गया। प्रथम परिचय पारस्परिक आदर, प्रेम और सहयोग में बदला। एक की ध्येय निष्ठा दूसरे की प्रेरणा बन गई। अंततः सन 1914 में उनका प्रेम आदर्श दाम्पत्य में बदल गया। कुछ ही वर्षों में इतने निकट आने और पति पत्नी बन जाने का एकमात्र कारण था कि वे दोनों देश और समाज के लिए परस्पर मिलजुल कर काम करें। यद्यपि एक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए रिश्ते की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दोनों को अपने जीवन साथी की जरूरत तो थी ही, और उन दोनों के लिए एक दूसरे से अधिक योग्य जीवन साथी और कौन हो सकता था। चीन की राजनीति में मदाम सन्यात सेन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपिता की पत्नी होना मात्र ही अपने आप में प्रभाव और गौरव की बात है, परंतु मदाम सन्यात सेन ने सिद्ध कर दिया कि वे महत सन्यात सेन की पत्नी होने के कारण ही गौरवास्पद नहीं है, बल्कि उनमें स्वयं में भी देशभक्ति, जनसेवा और राजनीतिक चेतना पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। राजनीति में उनकी विद्यार्थी जीवन से ही रुचि रही। अपने देश की राजनीति में खुलकर भाग भी लिया। कुमारी शुंग बाद में श्रीमती सन्यात सेन का जन्म क्यागसो प्रांत के कुनशान नगर के संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में सन 1890 में हुआ। अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने विश्व की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का भी अध्ययन किया। पश्चिमी समाज के प्रगतिशील तथ्यों से परिचित होने पर उन्हें अपने देश में बहुत बड़ी कमी दिखाई दी। वह थी स्त्रियों की दुर्दशा। चीन में स्त्रियों की हालत अन्य एशियाई देशों की तरह ही खराब थी। उन्हें पुरुष के अत्याचार, अन्याय और शोषण का शिकार बनकर बेड़ियों से बंधे पांवों में ही सारा जीवन काट देना पड़ता था। अमेरिका में ही उन्होंने संकल्प लिया कि वे भविष्य में इसके लिए कार्य करेंगी। तभी उनका ध्यान अपने देश की राजनीतिक स्थिति की ओर गया। छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटे हुए पराधीन चीन को अन्य देशों की तुलना में पिछड़ा, गरीब और भूखा पाकर उनकी आत्मा करा उठी और वे बीए की डिग्री लेकर ही वापस आ गई। रास्ते में उन्हें
सनायात सेन मिले और जापान में ही वे उनकी सहयोगिनी तथा सहचरी बन गई। दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक दिनों में उन्हें अपने पति का सानिध्य बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर मिला, परंतु उन्होंने संतोष किया क्योंकि विवाह का उद्देश्य शरीर सुख, ऐश्वर्य, विलास और साधन सुविधाएं जुटाकर गृहस्थी बसाना मात्र ही नहीं है, उससे भी ऊंचा और महान एक उद्देश्य है जो लक्ष्य की समानता और उसकी प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास के संकल्प से जन्म लेता है। मदाम शुंग अपने पति के निर्देशों पर इधर से उधर भटकती रही। चीन की स्वतंत्रता के समर्थक देशों से शस्त्रास्त्र और सहायता प्राप्त कर चीन में सहयोगी उद्देश्य से कार्य कर रहे भाइयों तक पहुंचाने के लिए सतत उद्योग किया। स्वतंत्रोत्तर चीन में वे एकमात्र क्रांतिकारिणी महिला के रूप में देश के राजनीतिक क्षेत्र में उभर कर आई। महिला क्रांतिकारी होने के कारण उनका नाम देश के कोने कोने में फैल गया, परंतु उन्होंने अब दूसरे कार्य की ओर ध्यान दिया और वह था नारी जागरण। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए और जनमत जागृत किया। अपनी इन गतिविधियों के कारण वे नारी जागरण के क्षेत्र में चीन ही नहीं, एशिया की सर्वाधिक प्रशंसित और चर्चित महिला बन गई। उनके देश में हर कोई राजनीतिक दल उनके नाम का सहारा प्राप्त करना चाहता था और उनकी प्रतिष्ठा को अपनी सफलता का आधार बनाना चाहता था। डॉक्टर सन्यात सेन का देहांत हो जाने के बाद वे कुओमितांग के केंद्रीय सरकार मंत्री बनी। इस पद पर रहकर भी उन्होंने सर्वाधिक ध्यान अपने मूल कार्य नारी आंदोलन की ओर दिया। कुछ प्रश्नों पर मतभेद हो जाने के कारण वे कालांतर में मंत्रिमंडल से अलग हो गई और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने लगी। सरकार छोड़कर समाज कल्याण और सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने अवर्णनीय सेवाएं दी। दोनों ही स्थितियों में जब वे सरकार में थी और सरकार से अलग हुई, वे समान रूप से प्रसन्न रही, जैसे उनके लिए कोई खास अंतर आया ही नहीं था। सेवा परायण लोगों को अपनी कुर्सी से नहीं, सेवा साधना से लगाव रहता है। वे चाहे जब अपनी इस साधना में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े पद और अधिकार व्यर्थ चीजों की तरफ त्याग देते हैं, परंतु जब ऐसा अवसर आता है कि समाज को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है और उन लोगों के साथ रहकर भी कार्य करना पड़े जिनसे मतभेद हो, तो सेवानिष्ठ व्यक्ति अपने मतभेद भुलाकर आगे आते हैं। जापान युद्ध से चीनी गृह युद्ध तक उनके देश में ऐसी ही घड़ी आई जब उनके अतिरिक्त प्रशासन के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को कोई और पूरा नहीं कर सकता था, तो वे 1939 से 45 तक पुनः मंत्री बनी और इस संकट से उबरने तक मतभेद रखने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ काम करती रही। 1941 में उनकी निस्वार्थ सेवाओं के उपहार में मदाम सन्यात सेन को राष्ट्र का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। हम अब तक जितने भी कहानी पढ़ रहे हैं, हम यही देखते हैं कि सबसे बड़ा उद्देश्य कि हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, और उस सेवा को पूरा करने के लिए कोई अगर साथी मिल रहा है तो यूनिवर्स ऐसा इशारा करता है कि देखिए, अभी तक हमने 2-3 कहानियाँ जो भी पढ़ी उसमें एक राष्ट्र सेवा, एक समाज सेवा, समाज की पीड़ा को पतन को निवारण के लिए लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। तो एक सेवा भाव से दाम्पत्य जीवन में, एक सेवा भाव का लक्ष्य लेके प्रवेश करें तो दाम्पत्य जीवन भी कितना महान बन जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सभी के जीवन में ये भाव उतरे, सबका जीवन मंगलमय हो, कि केवल अपनी ही निजी सुख ना देखें, समाज हित में जिए। सबको प्रणाम, धन्यवाद।